नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, उन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आई, जैसे इसमें कौन है। पहली जो है वो पुर्तगाली है, उसके बाद डच है, फिर ब्रिटिश है, फिर डेनिश है, फिर फ्रेंच है। तो ये सारी कंपनियां इनका जो स्थापना का क्रम है वो अलग है, इनका आने का क्रम अलग है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। उत्तरवर्ती मुगल राजवंश देखेंगे, नवीन राज्यों का उदय देखेंगे, ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना देखेंगे, ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीति और उनके प्रभाव देखेंगे, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह देखेंगे, 1857 ईस्वी के बाद भारत में ब्रिटिश नीति और प्रशासन, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। आर्थिक जीवन में परिवर्तन, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन और सांस्कृतिक जागृति, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, स्वराज के लिए संघर्ष, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्र भारत, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला टॉपिक है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है इसको हम कवर करेंगे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सो पहले हम लोग देखेंगे कि यूरोप से जो है सबसे पहले आने वाले जो लोग थे वो पुर्तगाली ही थे। ठीक है, सबसे पहले जो है यूरोप से इंडिया में जो लोग आए वो पुर्तगाली ही थे। आप देखेंगे कि पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले इंडिया में आए 1498 में, ये इंडिया में आए 1961 में यहाँ से गए, मतलब सबसे पहले आए, लगभग सबसे बाद में जाने वाले ये हैं। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये आए थे। अब केप ऑफ गुड होप कहाँ है ये देख सकते हो, ये है आपका केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये जो नीचे ये यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है और इसी के रास्ते जो है कप्पक डाबू पर ये अपना बेड़ा उतारता है। ये कालीकट का एक बंदरगाह होता है। यहाँ के जो राजा होते हैं वो जमोरिन होते हैं। 20 मई 1498 को ये यहाँ पर आया था। ठीक है, तो ये तो एक ओवरऑल हमने देखा कि अगर हम देखें तो ये कोचीन केरल वाला इलाका था। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो जानने की जरूरत है कि सबसे पहले जो है बार्थोलोम्यो डियाज नाम का एक व्यक्ति था। बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है, बार्थोलोम्यो डियाज नाम का एक व्यक्ति था जो कि 1487 में यहाँ आया। ठीक है, लेकिन वो इंडिया तक नहीं आया। वो कहाँ तक आया? बार्थोलोम्यो डियाज जो है वो केप ऑफ गुड होप तक आता है और यहीं से वापस चला जाता है। ठीक है, वो इंडिया तक नहीं आता है। अच्छा, हेनरी द नेविगेटर जो कि राजकुमार है वो कहता है, वो हार नहीं मानता और उसके बाद वो दोबारा जो है किसको भेजता है? वास्को डिगामा को भेजता है। वास्को डिगामा जो है केप ऑफ गुड होप के रास्ते जो है ये कप्पक डाबू तक यहाँ पर आता है। कोचीन केरल वाला ये इलाका है और इसकी मदद जो है यहाँ तक आने में कौन करता है? एक अब्दुल मजीदी जो कि गुजराती नाविक था, वो यहाँ तक इसको पहुँचाता है। अब्दुल मजीदी नाम का एक गुजराती यात्री होता है, वो इसको यहाँ तक पहुँचाता है। पहले कुछ चीज़ें बेसिक जान लें कि ये लोग जब यहाँ पर आए तो दो चीजें याद रखना है कि पहला जो है बार्थोलोम्यो डियाज सबसे पहले प्रयास करता है लेकिन वो इंडिया तक नहीं आ पाता है। ठीक है, तो बार्थोलोम्यो डियाज जो है वो प्रयास तो करता है लेकिन वो केप ऑफ गुड होप तक आता है और वहीं से वापस चला जाता है। वास्को डिगामा जो है 20 मई 1498 को यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है यहाँ का जो राजा होता है जमोरिन, वो इसका स्वागत करता है और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है इसको ये यहाँ से काली मिर्च लेके जाता है और काली मिर्च जब लेके जाता है तो इसको 60 गुना लाभ होता है। ठीक है, वहाँ ले जाकर 60 गुना लाभ होता है और जब इसको 60 गुना लाभ होता है तो अब जिसको भी इतना ज़्यादा लाभ होगा उसका माथा सनक जाएगा। तो यहाँ पर एक बार ये पढ़ भी लेते हैं कि पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोम्यो डियाज ने
1487 में उत्तर माशा, ये केप ऑफ गुड होप की बात की जा रही है, की खोज की, जिससे उसने तूफानी आंतरिक कहा। 1494 में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की। 1498 में वास्को डिगामा ने उत्तर माशा आंतरिक केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की। तो ये तो हो गया कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते ये यहां तक पहुंचा। अच्छा, ये बात जान लेनी जरूरी है कि जब ये यहां पर आता है, जब वास्को डिगामा यहां पर आता है, तो जब ये 1498 में यहाँ पे आया है, ठीक है, 1498 में वास्को डिगामा यहाँ पे आता है, और 1503 में जो है कोचीन में ये लोग पहली फैक्ट्री अपनी शुरू कर देते हैं। 1505 में केरल के कन्नूर में फैक्ट्री स्थापित कर देते हैं। इसके बाद जो है इनके गवर्नर्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 में आता है, ठीक है। तो 1505 से इनके गवर्नर आने शुरू हो जाते हैं। एक चीज जान लेनी है कि जिस वक्त वास्को डिगामा यहाँ पर आया था, उस वक्त जो वहाँ का राजकुमार था, वो पुर्तगाल का राजकुमार जो था वो डॉन हेनरिक था, जिसको हेनरी द नेविगेटर भी कहते थे। हेनरी द नेविगेटर इसलिए कहते थे क्योंकि वो नई नई खोजें कर रहा था, इसलिए उसको हेनरी द नेविगेटर कहते थे। इसके अलावा देखेंगे तो याद रखना है कि वो नई नई खोजें कर रहा था, इसलिए उसको हेनरी द नेविगेटर कहते थे। कुछ चीजें एक बार क्लियर कर लो कि देखो, सबसे पहले कौन आया? बार्थोलोम्यो डियाज। बार्थोलोम्यो डियाज, ठीक है, बार्थोलोम्यो डियाज। ये 1487 में आता है, लेकिन ये केप ऑफ गुड होप तक ही आता है। केप ऑफ गुड होप तक ही आता है, केप ऑफ गुड होप तक ही आता है, ठीक है। इसके बाद जो है वास्को डिगामा आता है, वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा जो है 1498, ठीक है, 20 मई 1498, 20 मई 1498 को केप ऑफ गुड होप, इसी रास्ते से ये भी आता है, और कालीकट के बंदरगाह पर जो है अपना बेड़ा उतारता है, और यहीं पर एक शासक होता है जिसका नाम होता है जमोरिन, ठीक है, जमोरिन, वो इसका स्वागत करता है। अहमद इब्न मजीदी, अहमद इब्न मजीदी या अब्दुल मजीद भी कहते थे, उसने यहां तक इसको पहुंचने में इसकी सहायता की थी, ठीक है। यहां पर जो है ये एक अरबी जहाज इसको दे देता है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं, जब हम लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं, तो जरूरत क्या पड़ी कि ये जो है ये सारी चीजें करे, मतलब क्या जरूरत पड़ी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा जो हमने बताया था कि डॉन हेनरिक जो है वो क्या था? राजकुमार था। मैनुअल प्रथम जो है वो शासक था वहाँ का, पुर्तगाल का। अच्छा, यहाँ पर जो इंडिया में जो है दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था, तो सिकंदर लोदी का उस समय शासन है जब ये यहाँ आता है। और विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में जो है वो विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है। नरसिंह राव द्वितीय जो हैं वो इसके शासक हैं। गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन चल रहा है। तो तीनों को याद रखिए कि जिस समय ये आता है, कौन वास्को डिगामा जब आता है, तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा है। सिकंदर लोदी उस समय शासक है, ठीक है। गुलरुखी में ये अपनी कविताएं भी लिखा करता था। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का शासन है। नरसिंह राव द्वितीय शासक हैं इस वक्त। गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन है, ठीक है। गुजरात में किसका है? महमूद बेगड़ा का शासन है। इसके अलावा ये तो हमने आपको बता दिया कि 20 मई 1498 को ये आता है। जिस जहाज से आया था उसका नाम था साओ गैब्रियल, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि जिस जहाज से आया था उसका नाम क्या था? साओ गैब्रियल। जिस जहाज से ये आया था उसका नाम था साओ गैब्रियल। जिस रास्ते से आया था, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया था। और अरब व्यापारियों ने जो है इसका विरोध भी किया था, ठीक है। अरब व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया था। 1502 में ये दोबारा आता है।
1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित करता है, हमने आपको बताया था। 1505 में कन्नौर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। 1505 में इसके गवर्नर आने शुरू हो जाते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा उनमें से एक था। और 1524 में जो है ये तीसरी बार भारत आता है और यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 1503 में जो है ये दोबारा आता है और यहीं पर इसकी मौत हो जाती है। देखिए यहां पर जो है जब ये आप देख रहे हैं तो यहां पर इनको समुद्री रास्ते की खोज क्यों करनी पड़ी, तो इसमें भी एक बड़ी लंबी कहानी है कि कहा यह जाता है कि जो पहले जो है अरब के रास्ते, ठीक है, अरब के रास्ते ये मसाले जाया करते थे और इटली जो है वहां तक पहुंचा देता था। लेकिन कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल पर जो है शासन बदल जाता है और शासन बदलने की वजह से ये सारी चीजें होती हैं कि अब मसालों की रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जो पुर्तगाली शासक होता है वो कहता है कि जाओ जरा जाकर देखो ये मसाले आते कहाँ से हैं। तब ये पता चलता है कि मसाले जो हैं वो इंडिया से जाते हैं। अब देखिए पुर्तगाल क्या है, कहता है यूरोपियन देशों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, तो वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। यह भी याद रखना है कि वास्को डिगामा ने जो है भारत के लिए जो है समुद्री मार्ग की खोज की, ना कि भारत की खोज की। वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। ठीक है, प्रतिनिधि मतलब हम कह सकते राजदूत बनकर आया था या एक उनका संदेशा लेकर आया था। वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से उत्तर माशा आंतरिप, ये केप ऑफ गुड होप की बात कर रहा है। ठीक है, उत्तर माशा आंतरिप का चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कप्पक डाबुक पर अपना बेड़ा उतारता है। यहाँ पे देखिए 17 मई दिया गया है, कहीं कहीं पे 20 मई दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 17 से 20 मई, ठीक है, कहीं कहीं पे 20 मई भी दिया गया है। कप्पक डाबू पर अपना बेड़ा उतारता है। कालीकट का एक हिंदू राजा होता है जिसकी पैतृक उपाधि क्या होती है, जमोरिन होती है। वो इसका स्वागत करता है और उसे मसाले एवं जड़ी बूटियां ले जाने की आज्ञा प्रदान करता है, मतलब वो उसको मसाले और जड़ी बूटियां देता है। वास्को डिगामा जो है काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल जो है वापस चला जाता है। ठीक है, यहीं पे इसके नाम साओ गैब्रियल भी बोलते हैं। ठीक है, साओ गैब्रियल भी बोलते हैं इसके जहाज को। ठीक है, हेक्टर नामक जहाज जिसका नाम क्या था, साओ गैब्रियल। ठीक है, साओ गैब्रियल भी बोलते हैं। वास्को डिगामा को इन वस्तुओं से यात्रा व्यय निकालने के पश्चात भी 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। मतलब जब यात्रा व्यय निकालने के बाद भी कितना लाभ हुआ, 60 गुना लाभ हुआ। यात्रा व्यय निकालने के बाद भी 60 गुना लाभ हुआ। इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। तो ये जो है कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़ता है और वो जमोरिन को जो है गिफ्ट में दे देता है, उपहार स्वरूप दे देता है। पेड्रो अल्बारेज केब्राल 1500 में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। तो ये भी याद रखिए, पेड्रो अल्बारेज केब्राल ये भारत 1500 में 1498 में कौन आता है, 1498 में कौन आता है, 1498 में कौन आता है, वास्को डिगामा। गुड, 1498 में वास्को डिगामा आता है। और पेड्रो अल्बारेज केब्राल जो है वो कब आता है, 1500 में। ये दूसरा व्यक्ति था, दूसरा पुर्तगाली था भारत आने वाला। और 1502 में जो है वास्को डिगामा दोबारा भारत आता है। 1502 में वास्को डिगामा क्या करता है, दोबारा भारत आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो वास्को डिगामा है वो भारत दोबारा कब आया, तो 1502 में आया। ठीक है, वास्को डिगामा की मदद किसने की थी, तो अब्दुल मजीदी ने की थी। वास्को डिगामा जो है भारत कब पहुंचा, तो 20 मई 1498 को। ठीक है, 20 मई 1498 को पहुंचता है। कालीकट के हिंदू राजा की पैतृक उपाधि क्या थी, तो जमोरिन थी। ठीक है, और
वास्को डिगामा किस जहाज से भारत आया था? तो हेक्टर या साओ गैब्रियल भी बोल सकते हो, ठीक है, हेक्टर या साओ गैब्रियल नामक जहाज से भारत आया था। इसके अलावा जो है वास्को डिगामा से पहले जो है समुद्री मार्ग खोजने की कोशिश किसने की थी? तो बार्थोलोम्यो डियाज ने, ठीक है। बार्थोलोम्यो डियाज जो है वो 1487 में पहले आता है, लेकिन वो कहां तक पहुंचता है? केप ऑफ गुड होप तक ही, ठीक है। और 1494 में जो है स्पेन का एक निवासी था जो कि कोलंबस जिसने जो है अमेरिका की खोज की, वो भी भारत की खोज करना चाहता था। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि वास्को डिगामा से पहले भारत की खोज करने की कोशिश किसने की थी? पुर्तगाली ही था, तो बार्थोलोम्यो डियाज, जिसने 1487 में कोशिश की थी। इसके अलावा जो है कि प्रथम फैक्ट्री कब लगाई गई? तो 1503 में लगाई गई। कहां लगाई गई? कोचीन में लगाई गई, ठीक है। और 1505 में दूसरी फैक्ट्री लगाई गई। कहां लगाई गई? कन्नूर में, ठीक है। कोचीन और कन्नूर, पहली फैक्ट्री कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में। ये दोनों जगह कहां है? कोचीन कहां है और कन्नूर कहां? दोनों केरल में है, ठीक है, दोनों कहां है? केरल में है। इसके अलावा 1505 से जो है वो गवर्नर आने शुरू हो जाते हैं। 1505 से क्या है? गवर्नर आने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो 1505 से 1509 तक रहता है। कब तक रहता है? 1505 से 1509 तक। देखिए, वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया, ठीक है। तो ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, ठीक है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। अल्मीडा को मूल उद्देश्य शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति के नाम से जाना जाता था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। याद रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और ब्लू वाटर पॉलिसी को और क्या कहा जाता था? शांत जल नीति। अल्मीडा का 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजरात, मिस्र और तुर्की से चौल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें वह पराजित हुआ, ठीक है। तो 1508 में जो है अल्मीडा का किससे युद्ध हुआ? क्वेश्चन ये बन सकता है। तो संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े से युद्ध हुआ। इसमें कौन कौन था? गुजरात, मिस्र और तुर्की तीनों थे। 1509 ईस्वी में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर मतलब पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। जो हिंद महासागर था उस पर जो है पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है 1509 में। 1509 में पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है, तो याद रखिए 1505 से 1509 तक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा रहता है। 1509 से 1515 तक कौन रहता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क जो है गवर्नर बनता है। उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। ये जो है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय किसने बनाया? याद रखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है? कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय किसने बनाया, ठीक है। तो कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय किसने बनाया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। किसने बनाया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं कि भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क। हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पावर, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया? तो कौन होगा? अल्बुकर्क। 1510 में जो है अल्बुकर्क ने क्या है, बीजापुर के आदिल यूसुफ सुल्तान से गोवा जीत लिया, ठीक है। 1510 में क्या होता है, बीजापुर के शासक जो है वो कौन है? आदिल शाह यूसुफ सुल्तान। आदिल शाह यूसुफ सुल्तान, याद रखिए आदिल शाह यूसुफ सुल्तान से जो है गोवा जीत लेता है 1510 में। 1510 में जो है गोवा जीत लेता है, ठीक है। अब जो है भारत में यूरोपीय बस्तियों का भी विवरण दिया गया है, ये हम लोग देखेंगे बाद में। और पहले ये देखिए, अल्बुकर्क जो है अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से भटकल में एक किला बनाने की आज्ञा प्राप्त कर ली थी।
तो याद रखिए 1510 में ये गोवा जीत लेता है। ठीक है, 1510 में गोवा जीत लेता है। किससे जीतता है? तो ये भी याद रखिए कि आदिल शाही यूसुफ सुल्तान, बीजापुर के शासक थे आदिल शाही यूसुफ सुल्तान। याद रखिए आदिल 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 शाही यूसुफ सुल्तान, आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से जो है ये गोवा जीत लेता है। अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने की आज्ञा प्राप्त कर ली थी। ठीक है, उसके बाद ये भटकल में किला बनाने की आज्ञा किससे लेता है? कृष्णदेव राय से। ठीक है, अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, तो मलक्का पर यह नियंत्रण कब स्थापित करता है? 1511 में। 1510 में गोवा जीतता है। उसके बाद भटकल में जो है किला बनाने की आज्ञा प्राप्त करता है कृष्णदेव राय से। 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की ये महत्वपूर्ण मंडी होती है। फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित होमुल्ज पर इसका अधिकार हो जाता है। तो होमुल्ज पर अधिकार कब हो जाता है? 1515 में। तो तीनों क्वेश्चन याद रखिए। 1510 में जो है गोवा जीतता है। उसके बाद कृष्णदेव राय से भटकल में किला बनाने की आज्ञा ले लेता है। 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लेता है और 1515 में होमुल्ज पर अधिकार कर लेता है। अल्बुकर्क जो है वो स्थायी पुर्तगीज आबादी भी बसाना चाहता था इंडिया में, इसलिए उसने स्वदेशियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो पुर्तगालियों से कहता था कि इंडियन लड़कियों से शादी करो। ठीक है, तो ये जो है पुर्तगीज आबादी भी बसाना चाहता था। 1515 में जो है प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में किया गया, सेंट जेवियर चर्च। याद रखिए 1515 में जो है प्रथम चर्च का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है? सेंट जेवियर चर्च। याद रखो सेंट जेवियर चर्च। ठीक है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंट जेवियर चर्च। 1515 में जो है सेंट जेवियर चर्च की स्थापना होती है। इसके बाद अल्बुकर्क ने जो है अपने क्षेत्र में सती प्रथा को निषिद्ध कर दिया था। ठीक है, सती प्रथा को बिल्कुल ही बंद कर दिया था अपने टाइम पे। 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है और उस समय तक जो है पुर्तगीज भारत में सबसे ताकतवर जल शक्ति बन चुके थे। अब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बाद जो है नूनो डी कून्हा। ठीक है, नूनो डी कून्हा। तो याद रखिए इसके बाद कौन आता है? नूनो डी कून्हा। तो 1529 से 1538 तक ये रहता है। ठीक है, 1529 से 1538 तक ये रहता है। इसने 1530 में सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। ठीक है, अब ये क्या करता है? 1530 में जो है कोचीन को इसने मुख्यालय बनाया था। किसने बनाया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। इसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया था, लेकिन जब नूनो डी कून्हा आता है तो ये सरकारी कार्यालय को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बन जाती है। ठीक है, गोवा जो है पुर्तगालियों की ऑफिशियल कैपिटल बन जाती है। ठीक है, औपचारिक राजधानी बन जाती है। कून्हा ने जो है 1534 में कृष्णा बेसिन पर और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। तो याद रखिए कि कून्हा ने जो है कृष्णा बेसिन पर अधिकार कब किया था? 1534 में। ठीक है, कून्हा ने कृष्णा बेसिन पर अधिकार कब किया था? 1534 में। कून्हा ने दीव पर अधिकार कब किया था? 1535 में। याद रखिए 1534 में कृष्णा बेसिन पर अधिकार किया, 1535 में दीव पर अधिकार किया। 1510 में गोवा को जीत लिया। 1511 में जो है दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर कब्जा कर लेता है और होमुल्ज पर 1515 में अधिकार कर लेता है और 1515 में ही गोवा में सेंट जेवियर चर्च की स्थापना होती है। 1515 में ही अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद कून्हा जो है वो 1530 में क्या करता है? कोचीन से गोवा जो है सरकारी कार्यालय स्थानांतरित करता है और 1534 में कृष्णा बेसिन पर कब्जा कर लेता है। 1535 में दीव पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से कृष्णा बेसिन के विषय में समझौता हो गया।
परंतु वहां दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का झगड़ा हो गया और इस झगड़े में जो है समुद्र में गिरकर बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो है समुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया था। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने समुद्रिक भारतीय साम्राज्य को क्या नाम दिया था? एस्तादो द इंडिया। ये भी याद रखना है कि पुर्तगालियों ने जो है समुद्रिक भारतीय साम्राज्य को क्या नाम दिया था? तो एस्तादो द इंडिया। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का भी प्रयास किया। इनकी एक और व्यवस्था थी जिसको बोलते थे कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। याद रखिए, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था ये है, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ठीक है, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था जो है इसने जो इसमें क्या होता था कि पुर्तगाली जो है वो अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे और कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। इस व्यवस्था में क्या होता था कि भारतीय या अरबी जहाज जो है पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकते थे। मतलब ये सुरक्षा प्रोवाइड करवाते थे एक हिसाब से कि इनसे जो है हम कह सकते हैं कि अगर जो भी जहाज होते थे तो इनके सैनिक उसके साथ में चलते थे, कोई लूटपाट नहीं होती थी, ऐसी बहुत सी चीजें होती थी। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है कि कहता है कि काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक काफिला होता था जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। ठीक है, इसके अलावा 1560 में जो है गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय इंस्टीट्यूशन ऑफ इनक्विजिशन, तो ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना होती है। याद रखिए 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना होती है और 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ जो है प्रसिद्ध संत जेवियर भी यहाँ आते हैं। ठीक है, मार्टिन डिसूजा के साथ कौन आता है? प्रसिद्ध संत सेंट जेवियर भी यहाँ आते हैं। तो याद रखिए कि नूनो डी कूना जो है 1529 से 1538 तक गवर्नर रहता है। 1542 में जो पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा आते हैं और इनके साथ संत जेवियर भी भारत आते हैं। इसके अलावा पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई उसको भी पुर्तगालियों को श्रेय जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची, संतरा, ये सारी चीजें जो हैं पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, इसके अलावा जो है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन जो है वो कैसे होता है? तो यहाँ पर देख लीजिए कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1498 में आती है। ठीक है, और इसका जो पहला गवर्नर एडी अल्मीडा, ठीक है, इसका जो पहला गवर्नर था वो कौन था? एडी अल्मीडा। ठीक है, एफडी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये ब्रिटेन की कंपनी थी। 1600 में इसकी स्थापना होती है। ये स्थापना का वर्ष है, ये आने का समय नहीं है। तो 1600 में स्थापना होती है और इसकी जो पहली फैक्ट्री लगती है वो सूरत में लगती है। इसका पहला गवर्नर जो है वो सर टॉमस रो थे। ठीक है, कौन था? सर टॉमस रो। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये हॉलैंड की कंपनी थी और 1602 में जो है मछलीपट्टनम में इसकी पहली फैक्ट्री लगती है। विल्निच ओ जो है ये पहला गवर्नर था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि डेनमार्क की कंपनी है 1616 में आती है और सूतन आती। ठीक है, यहाँ पर इसकी पहली फैक्ट्री लगती है। इसका जो पहला गवर्नर था डीहस्तमान था। ठीक है, डीहस्तमान था, ये पहला गवर्नर था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये फ्रांस की कंपनी थी। 1664 में आई, सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई। और कॉलबर्ट या मार्टिन इसका पहला गवर्नर था। स्वीडिश उसके बाद आते हैं 1731 में। बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये आपको क्रम याद रखना है स्थापना का। 1498 में जो है पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है। 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1616 में
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और 1731 में जो है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। आने का क्रम ये है, ठीक है, आने का क्रम ये दिया, पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं, फिर स्वीडिश आते हैं। लेकिन ये स्थापना का क्रम है, मतलब इस समय कंपनी बन गई थी लेकिन ये भारत नहीं आए थे, ठीक है, कंपनी बन गई थी लेकिन ये भारत नहीं आए थे, ये याद रखना है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो डच पढ़ेंगे, फिर जो है उसके बाद ब्रिटिश पढ़ेंगे, उसके बाद डेनिश पढ़ेंगे, फ्रांसीसी पढ़ेंगे, स्वीडिश पढ़ेंगे।